नमस्कार स्टूडेंट्स। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का अध्याय 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, गुप्त ऊष्मा के बारे में, गलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन हमने ये पढ़ा था कि यदि हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, और द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदलता है। सामान्य व्यवस्था में क्या होता है कि ठोस को गर्म करने पर वो बदलता है द्रव में, और द्रव को गर्म करने पर बनता है गैस। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और ठंडा करने पर वापस गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थों के इस गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऐसे पदार्थ या पदार्थ वह गुण जिसमें बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस किस बन जाता है, गैस में, और ठंडा करने पर गैस से वापस क्या बन जाता है, ठोस। ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे? गर्म करने पर वह बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाते हैं तथा ठंडा करने पर गैस से सीधे ही ठोस में बदल जाते हैं। पदार्थों के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वे ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में, और ठंडा करने पर गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को इस गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। सवाल आता है, उदाहरण बताइए जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक होगा कपूर, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। पूजा के अंदर जब हम कपूर जलाते हैं तो कपूर ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है, और अगर हम उसे ठंडा करेंगे तो वापस वो ठोस बन जाएगा। नौसादर, इसका सूत्र होता है NH4Cl। कपूर को नेफ्थलीन भी कहते हैं। तो ये होंगे उदाहरण। कपूर और नौसादर में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसे हमें प्रयोग से सिद्ध करके बताना है कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो क्या करेंगे, एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में नौसादर की डालते हैं, इसके ऊपर एक कांच का जो फनल होता है कीप, इसको उल्टा लगा देते हैं। इस कीप के नली वाले भाग को रुई से बंद कर देते हैं, और इस प्याली को एक जाली के ऊपर रख करके या स्टैंड पर रख करके इसको गर्म करते हैं। जब हम इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो नौसादर की वाष्प बनती है। ये वाष्प इस कीप की ठंडी सतह पर जाकर के एकत्रित हो जाती है। तो ये जो है
ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित करता है। वहाँ पर देख लीजिए, एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में क्या डालते हैं, नौशादर को डालते हैं और इसके ऊपर एक कीप को उल्टा लगा देते हैं और कीप के नली वाले भाग को रुई से बंद कर देते हैं। इसको एक जाली पर रख करके या स्टैंड पर रख करके बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं तो नौशादर की वाष्प बनती है, जो कीप की नली वाली सतह पर या ठंडी सतह पर जा करके एकत्रित हो जाती है। अतः कपूर या नौशादर में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ये हम इसमें लिखते हैं, ये हम दूसरे पार्ट में भी पढ़ेंगे। इसमें आता है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसके प्रयोग द्वारा समझाइए। तो ये ऊर्ध्वपातन का प्रयोग का केवल चित्र भी पूछा गया है कई बार। अब हम पढ़ते हैं, एक छोटा सवाल रहता है इसमें, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहेंगे? ठोस CO2 को। ठोस CO2 का मतलब हो गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये छोटा सवाल आता है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को या ठोस CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। अब पढ़ते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? जो हम अपने दैनिक जीवन देखते हैं, हम कपड़ों को धो करके धूप में सुखाते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं, तो उसमें जो पानी था वो हम कहते हैं वाष्प बन करके उड़ गया है। या पानी से भरी हुई बाल्टी धूप में रखते हैं तो धीरे धीरे उसकी सतह जो है कम होती जाती है, क्योंकि पानी का वाष्प बन हो जाता है। या किसी फर्श पर हम धोते हैं फर्श को, तो पानी गिराते हैं तो पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है और फर्श सूख जाता है। वाष्पीकरण होता क्या है? वैसे सिंपल भाषा में द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। लेकिन वाष्प में बदलने के लिए क्वथनांक से ताप कम होता है, तब भी वो वाष्प में बदल जाता है। तो परिभाषा क्या होती है वाष्पीकरण की? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के उदाहरण क्या होंगे? धूप में कपड़ों का सूखना, गीले फर्श का सूखना, ये जो होंगे वाष्पीकरण के उदाहरण। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला होगा द्रव की सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? हम देखते हैं कि जब हम चाय पीते हैं तो चाय को हम प्याली में डालकर पीते हैं तो जल्दी ठंडी हो जाती है। कारण क्या होता है कि गिलास जो होती है उसमें जो द्रव भरा हुआ है उस द्रव की सतह का जो क्षेत्रफल है वो कम है, जबकि प्याली के अंदर जब हम उसको डालते हैं तो उसकी द्रव की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अतः द्रव की सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, द्रव की सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर
वाष्पीकरण की दर अधिक होती है और सतह का क्षेत्रफल कम होने पर वाष्पीकरण की दर कम होती है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि कप की अपेक्षा प्याली में चाय जल्दी ठंडी होती है, उसका कारण क्या है? सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। किताब में सवाल भी होता है कि गर्म चाय जो होती है वो कप की अपेक्षा प्याली में जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों? कारण क्या है? तो वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अगला आता है तापमान। हम क्या देखते हैं कि गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं और सर्दी में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर सूर्य का तापमान या गर्मी सूरज का प्रकाश तेज होता है, सर्दी में सूरज का प्रकाश धीमा या मंद होता है, जिससे उसके ताप में कमी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। यही कारण है गर्मी के अंदर जल्दी सूखते हैं, क्योंकि ताप अधिक होने से कपड़ों में उपस्थित पानी के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए वो जल्दी से सूख जाते हैं। तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे, ताप अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है तथा ताप कम होने पर वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है। अगला होता है आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता किसे कहेंगे? वायु में उपस्थित नमी, नमी यानी जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहते हैं? आर्द्रता। यदि आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। वायु में यदि जल वाष्प की मात्रा पहले से होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। जैसे बरसात के समय में वायु में जल के कारण या जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। तो आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण कम होता है और आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। अगला आता है वायु की गति। वायु की गति यदि तेज होती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वायु की गति कम होती है तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। जैसे हम देखते हैं तेज़ हवा चलती है तब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, भले सूर्य प्रकाश नहीं हो, लेकिन केवल हवा अगर तेज़ चल रही है तो भी कपड़े सूख जाते हैं। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है जब वायु तेज़ चलती है, क्योंकि उसके आसपास के कण वहाँ से हट जाते हैं। तो वाष्पीकरण वायु गति क्या है? वायु गति अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है और वायु गति कम होने पर वाष्पीकरण कम होता है। ये सेम वाष्पीकरण दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जब हम कूलर चलाते हैं तो कूलर में पानी भरते हैं। कूलर के अंदर जब हम पानी भरते हैं तो कूलर के चारों तरफ वो जो घास लगी होती है
उस घास के ऊपर से पानी होकर गिरता है, तो जो गर्म हवा अंदर आती है वो पानी द्वारा अवशोषित कर लेती है, तो अंदर जो है ठंडी और शुष्क हवा ही आती है। यदि इसमें पानी खत्म हो जाता है तो पानी गर्म हवा सीधी पंखे पे आती है, जिससे गर्म हवा आती है। तो गर्म हवा से पानी का वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से वो ठंडक महसूस होती है। तो कूलर गर्मियों में कूलर अधिक ठंडक क्यों देते हैं? क्योंकि जल के वाष्पीकरण से हवा जो है शुष्क और ठंडी हो जाती है, इसलिए वो कूलर अधिक ठंडा करता है। और एक वो सवाल है, कप की अपेक्षा प्याली के अंदर गर्म चाय जल्दी पी जाती है, क्यों? क्योंकि सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसे ही इस वाष्पीकरण का उपयोग करते हैं हम गर्मियों में। जो मटकी भरते हैं, घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? स्टील का जो घड़ा होता है उसका पानी गर्म रहता है, लेकिन मिट्टी का बना हुआ घड़ा जो होता है, मटका जिसे हम कहते हैं, वो उसका पानी ठंडा रहता है। क्यों होता है? क्योंकि उस घड़े के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन सूक्ष्म छिद्रों से रिश्क करके जल जो है उसकी सतह पर आता रहता है, और बाहर के तापमान के कारण इस जल का वाष्पीकरण होता है। इस वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा अंदर वाले पानी से ली जाती है, जिससे धीरे धीरे अंदर के पानी का तापमान कम हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है। इसलिए वाष्पीकरण का दैनिक जीवन में उपयोग यह भी है। घड़े के पानी ठंडा क्यों हो जाता है? गर्मियों में कूलर अधिक ठंडी हवा क्यों देता है? और वो गर्म प्याली की अपेक्षा प्लेट में चाय आसानी से क्यों पी जा सकती है? ठीक है, ये वाष्पीकरण से संबंधित सवाल थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।